नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सार्टिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी पुलिस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949, याद रखिएगा ये डेट, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन से आंशिक रूप से लागू भी हो गया था। आंशिक रूप से लागू भी हो गया था। अब आंशिक रूप से कहने का मतलब है कि कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे और कुछ अनुच्छेद अभी लागू नहीं हुए थे। तो ऐसे 15 अनुच्छेद थे, 15 अनुच्छेद थे जो लागू हो गए थे। 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे। इन अनुच्छेद को भी याद रखिएगा, कौन कौन से थे ये अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60 था। इसके अलावा 324, 366, 367 और 378, 380, अनुच्छेद 388, 391, अनुच्छेद 392 और अनुच्छेद 393। तो ये टोटल 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को क्रियाशील हो गए थे। तो कई बार पूछा गया है कि कितने अनुच्छेद क्रियाशील हो गए 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ तो टोटल 15 अनुच्छेद क्रियाशील हो गए थे। तो इनको याद रखिएगा। संविधान जब आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ तो उस दिन संविधान में कुल 22 भाग थे। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। तो इसको भी याद रखिएगा, 8 अनुसूचियां शामिल थी। तो टोटल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी जब 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। ये जो डेट मिलता है 26 नवंबर 1949, संविधान के किस भाग में मिलता है या कहाँ पे इसका वर्णन किया गया है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसका वर्णन किया गया है प्रस्तावना में। इसका वर्णन प्रस्तावना में किया गया है। और प्रस्तावना से कई बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना को किसने लिखा था। तो प्रस्तावना को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ये भी याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था उसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। और इस प्रकार से उसी उद्देश्य प्रस्ताव को हम प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे एक डेट और याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को तो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा। और 22 जुलाई, याद रखिएगा इस डेट को भी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, जबकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। जब संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से जब लागू हुआ तो उस पर कुल 284 सदस्यों का हस्ताक्षर था। 284 सदस्यों का हस्ताक्षर था, ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तो कितने सदस्यों का हस्ताक्षर था उस पर? 284 सदस्यों का हस्ताक्षर था। तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन सी, 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो संविधान कब लागू हुआ पूर्ण रूप से? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हो गया। ये भी डेट याद रखिएगा, पूर्णतः लागू हो गया था। और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस डेट को भी याद रखना है।
निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दही में, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसको भी याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। जबकि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली के अलावा और किस में पाया जाता है? तो ये अंगूर में भी पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जबकि पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। किस में? ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। पालक के अलावा टमाटर में भी पाया जाता है, टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है? तो जो गुड़ी पड़वा है यह महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख त्यौहार है, गुड़ी पड़वा, इसको याद रखिएगा। और महाराष्ट्र का एक फेमस त्यौहार है गणेश चतुर्थी, इसको भी याद रखिएगा। गणेश चतुर्थी जो है ये भी महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध पर्व है, इसको भी याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी, इसके अलावा एक पोला त्यौहार भी यहाँ पे मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखना है। उत्तराखंड में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो एक हरेला अभी मनाया गया था, हरेला त्यौहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है, फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। इगास त्यौहार मनाया जाता है, इगास त्यौहार मनाया जाता है। एक घुघुतिया कई बार पूछा गया है, तो घुघुतिया को भी याद रखिएगा। घुघुतिया त्यौहार जो है उत्तराखंड का एक प्रमुख त्यौहार है, घुघुतिया त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में डांडिया फेमस त्यौहार है, डांडिया गुजरात का है फेमस, और गरबा भी गुजरात का ही प्रमुख पर्व है। गरबा और डांडिया को याद रखना है गुजरात के लिए। जबकि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में यहाँ का कुल्लू दशहरा फेमस त्यौहार है। कुल्लू दशहरा हिमाचल का फेमस त्यौहार है यहाँ का। और हल्दा एक यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो इसको भी याद रखना है। तो उत्तराखंड का हरेला, फूलदेई, इगास, घुघुतिया उत्तराखंड का प्रमुख त्यौहार है। जबकि महाराष्ट्र का है गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी, पोला त्यौहार है। गुजरात का डांडिया है, गरबा है। इसके अलावा एक पतंग उत्सव भी वहाँ पे बहुत फेमस है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी कहा जाता है। तो ये गुजरात में ही मनाया जाता है, इसको भी याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। दशकीय जनगणना करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत दशकीय जनगणना की जिम्मेदारी है। किसकी? गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। जो जनगणना है, जनगणना जो है यह संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके तहत ये संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है और इसका जो दायित्व होता है अनुच्छेद 246 के तहत, अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार का इसका दायित्व होता है जनगणना कराने का। और इसीलिए एक केंद्र सरकार के तहत किया गया 1961 में एक जनगणना विभाग का गठन किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। जनगणना विभाग का गठन किया गया था, केंद्र सरकार के अंतर्गत किया गया था 1961 में, गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। जनगणना विभाग का गठन किया गया 1961 में, गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था, तो इसको याद रखना है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। जो जनगणना का शीर्ष अधिकारी होता है इसको भी याद रखिएगा। शीर्ष अधिकारी कौन होता है? तो शीर्ष अधिकारी जो होता है उसको महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कहा जाता है, एवं जनगणना आयुक्त कहा जाता है। जनगणना आयुक्त जो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त जो होता है वो जनगणना का शीर्ष अधिकारी होता है। और जो 2011 की जो जनगणना हुई थी,
जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कौन थे, तो इनको याद रखिएगा, डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। चंद्रमौली थे, ये जनगणना आयुक्त कौन थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। और ये भारत की 15वीं जनगणना थी, भारत की 15वीं जनगणना थी। अगर पूछा जाए 2011 की स्वतंत्र भारत की अगर पूछा जाए तो ये 7वीं जनगणना थी, तो इसको भी याद रखिएगा। और भारत में पहली बार जनगणना कराई गई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी। लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में पहली जनगणना कराई गई, जबकि 1881 में जो 10 की जनगणना की शुरुआत की गई वो लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई, तो इसको भी याद रखना है, लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो अगर पूछा जाए कि भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई, कब कराई गई थी, तो 1872 में किसके द्वारा, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी। अगर पूछा जाए कि भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1881 में हुई, और उस समय कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड रिपन था, तो इसको भी याद रखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है, एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। और इसकी जो स्थापना की गई थी इसकी स्थापना जो हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखना है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसमें एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और इसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो इसका जो संरचना होता है उसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य शामिल होते हैं, और इनकी नियुक्ति जो होती है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनका जो कार्यकाल होता है यह भी याद रखिएगा, कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल 5 वर्ष होता है या 70 वर्ष की आयु तक होता है, 70 वर्ष तक की आयु तक होता है। तो इन दोनों में से जो पहले पूरा होगा वही मान्य होता है, 5 साल या 70 वर्ष की आयु इनका कार्यकाल होता है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है, तो जो भारत के साथ भूमि साझा करने वाले देश हैं उनको याद करने का बढ़िया एक ट्रिक है, याद रखिएगा, बचपन में भी, और एक याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भूमि साझा करते हैं, भूमि सीमा साझा करते हैं। इसमें है, पहले ब से है बांग्लादेश है, च से चीन है, प से पाकिस्तान है, और न से नेपाल है, इसमें म से म्यांमार है, और भ से भूटान है, और अ से अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान है, अ से अफ़गानिस्तान है। तो इतने देश जो हैं भारत से भूमि साझा करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, भूमि सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश की जो भूमि सीमा है सबसे ज़्यादा है, इसका बॉर्डर जो है भारत से सबसे ज़्यादा मिलता है, और उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार और भूटान, उसके बाद आता है अफ़गानिस्तान। रियल में देखा जाए तो अभी अफ़गानिस्तान से भारत की सीमा अभी वर्तमान में नहीं लगती है, क्योंकि वो क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। तो इसके अलावा जो 2 देश हैं, श्रीलंका और मालदीव, ये भी पड़ोसी देश हैं, लेकिन ये दोनों देश जो हैं ये जलीय सीमा निर्धारण करते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं, भारत से जलीय सीमा बनाते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मालदीव इसका सही आंसर होगा। मालदीव भारत से भूमि साझा नहीं करता है, भूमि सीमा नहीं बनाता है, या जलीय सीमा बनाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो टोक्यो किस देश की राजधानी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान की राजधानी क्या है,
टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है। अगर मैं पूछूं कि थाईलैंड की राजधानी क्या है तो बैंकॉक है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। जबकि चीन की राजधानी क्या है तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग है। और जो बाली है यह इंडोनेशिया का एक शहर है। इंडोनेशिया का एक शहर है बाली। और इंडोनेशिया की राजधानी अगर पूछा जाए तो इंडोनेशिया की राजधानी है नुसंतारा। नुसंतारा इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की जो पुरानी राजधानी है वो है जकार्ता, इसको भी याद रखिएगा, पुरानी राजधानी है। जबकि जो नई राजधानी है वो है नुसंतारा है। अगर पूछा जाए कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है तो ये है बहत। थाईलैंड की मुद्रा बहत है। जबकि चीन की मुद्रा क्या है तो चीन की मुद्रा याद रखिएगा युआन है। युआन है। रेनमिंबी है, इसको भी याद रखिए। जापान की मुद्रा क्या है तो जापान की मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा क्या है इसको भी याद रखिएगा। जापान की मुद्रा है येन। जापान की मुद्रा येन है तो इसको याद रखिएगा। और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है रुपया है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है रुपया है, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछें कि कितने देश हैं जिनकी मुद्रा रुपया है तो ऐसे 8 देश हैं। 8 देश हैं जिनकी मुद्रा जो है रुपया है। वो कौन कौन से देश हैं तो पहले नंबर पे आता है भारत, पाकिस्तान, उसके बाद श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, सेशल्स, उसके अलावा इंडोनेशिया है और मालदीव है। तो ऐसे 8 देश हैं जिनकी मुद्रा रुपया है तो इसको भी याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी पे ही ग्रैंड कैनियन स्थित है तो इसका सही आंसर क्या है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी जो है ये अमेरिका में रॉकी पर्वत से निकलती है। इसका उद्गम होता है रॉकी पर्वत से, इसका उद्गम होता है और ये अमेरिका के 7 राज्यों से बहती है। इसके अलावा अमेरिका और मेक्सिको 2 देशों से बहती है तो ये अमेरिका और मेक्सिको से बहती है। कोलोराडो नदी अमेरिका और मेक्सिको से बहती है तो इसको भी याद रखिएगा। और कितने राज्यों से होके गुजरती है तो ये 7 राज्यों से होके गुजरती है अमेरिका के, इसको भी याद रखना है। जो कोलोराडो नदी है इसके निचले हिस्से से 2 मरुस्थल बनते हैं। उन मरुस्थलों को याद रखिएगा, मोजावे मरुस्थल और एक सोनोरान, ये भी पूछा गया है। सोनोरान मरुस्थल दोनों अमेरिका में स्थित हैं। मोजावे और सोनोरान मरुस्थल जो हैं अमेरिका में स्थित हैं तो इनको भी याद रखिएगा। और कोलोराडो नदी पे ही 2 प्रमुख बांध हैं, एक हुवर बांध है और एक बांध बोल्डर बांध है। तो इन दोनों बांध को भी याद रखिएगा। ये किस नदी पे हैं, हुवर और बोल्डर बांध जो हैं कोलोराडो नदी पर ही स्थित हैं। कोलोराडो नदी के किनारे जो प्रमुख शहर है अमेरिका का वो है कैलिफोर्निया शहर स्थित है। इसके अलावा एरिजोना शहर है, कैलिफोर्निया है, एरिजोना है, लास वेगास है। तो ये प्रमुख जो शहर हैं कोलोराडो नदी के किनारे स्थित हैं तो इसको भी याद रखना है। जो हडसन नदी के किनारे अमेरिका का प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है तो न्यूयॉर्क बसा है हडसन नदी के किनारे बसा है। इसी नदी के किनारे अमेरिका के एक और शहर न्यू जर्सी भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है तो इसको भी याद रखना है। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केलकर टास्क फोर्स के द्वारा इसका पहली बार विचार प्रस्तावित किया गया था। जीएसटी का पहली बार विचार प्रस्तावित किया गया था केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। इस समिति का गठन 2000 में किया गया था। सन 2000 में इस समिति का गठन किया गया था, इसको याद रखना है।
और ये किसके लिए था कैलकटा टास्क फोर्स? तो जीएसटी के लिए था, इसको याद रखना है। जीएसटी जो है, जीएसटी को 122वां संविधान संशोधन के रूप में सदन में पेश किया गया था। 122वें संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया था और इसको 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा के द्वारा और जबकि 6 अगस्त 2016 को लोकसभा के द्वारा पेश किया गया था, मतलब पारित कर दिया गया था। राज्यसभा के द्वारा 3 अगस्त को और लोकसभा के द्वारा 6 अगस्त को पारित कर दिया गया था और 8 अगस्त को इस पे 8 सितंबर 2016 को इस पे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई, राष्ट्रपति का इस पे हस्ताक्षर मिल गया था। इस तरह से देखा जाए तो जो जीएसटी कानून बना 101वां संविधान संशोधन था, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। संशोधन अधिनियम था जो 2016 में आया था। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है, इसको याद रखना है, जीएसटी से संबंधित है। तो ये सदन में पेश किया गया था 122वां संविधान संशोधन के रूप में, लेकिन जब ये अधिनियम बना तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 बना और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है। अच्छा, यहाँ भी पूछूं कि वो पहला देश, विश्व का पहला देश कौन है जिसने जीएसटी लागू किया था? तो इसको भी याद रखिएगा, फ्रांस। फ्रांस विश्व का पहला देश है जिसने जीएसटी लागू किया था। सी रंगराजन समिति, इसको भी याद रखिएगा। सी रंगराजन जो समिति है, ये गरीबी के आकलन के लिए एक समिति का गठन किया गया था, तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था, 2005 में किया गया था। उसी के कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए सी रंगराजन समिति का गठन किया गया। ये समिति का गठन किया गया था 2012 में किया गया था। तो इन दोनों समितियों को याद रखिएगा, सी रंगराजन समिति 2012 में और तेंदुलकर समिति 2005 में। ये दोनों गरीबी आकलन से संबंधित समितियां हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, दो नदियां ऐसी है, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं, पश्चिम दिशा में बहती हैं और ये अरब सागर में गिरती हैं। तो इसका सही आंसर है अरब सागर में गिरती हैं। और जो नर्मदा नदी का उद्गम होता है, इसको याद रखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं। अमरकंटक से इसका उद्गम होता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। तो इसको याद रखिएगा, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। और ये दो पर्वत श्रेणियां जो हैं, विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा से होके बहती हैं, विंध्य और सतपुड़ा के भ्रंश घाटी में होके ये बहती हैं। और जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में जो पर्वत स्थित है वो सतपुड़ा है, इसको भी याद रखिएगा, पूछा गया है। सतपुड़ा पहाड़ की इन दो नदियों के बीच में है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। नर्मदा जो बेसिन है, नर्मदा बेसिन कितने राज्यों से होकर बहती है? तो नर्मदा को याद रखिएगा, नर्मदा 3 राज्यों से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होके बहती है। तो नर्मदा 3 राज्यों से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है। ताप्ती भी 3 राज्यों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है और ये अरब सागर में जाके गिरती है। तो इसको याद रखना है। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण की दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रसिया। रसिया नृत्य जो होता है यह ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। और इस नृत्य में जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान किया जाता है, तो इसको याद रखना है, रसिया है। इसमें राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान किया जाता है। जो चरकुला नृत्य होता है, ये भी ब्रज क्षेत्र का ही नृत्य है, ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। और इसमें कृष्ण भक्ति के गीतों पर यह नृत्य किया जाता है, भक्ति के गीतों पर यह नृत्य
किया जाता है, तो इसको भी याद रखना है। जो ख्याल है, ख्याल जो नृत्य है, यह पुत्र जन्म के समय होता है। पुत्र जन्मोत्सव के समय यह नृत्य किया जाता है। पुत्र जन्मोत्सव के समय ख्याल नृत्य किया जाता है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में इस नृत्य का आयोजन होता है। कब होता है? तो पुत्र जन्मोत्सव के समय होता है। जो कजरी है, कजरी सावन के महीने में या वर्षा के मौसम में, सावन के महीने में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है और ये विशेष रूप से मिर्ज़ापुर और वाराणसी के क्षेत्रों में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है सावन के महीने में। थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो जो थंगका है यह सिक्किम राज्य की पेंटिंग कला है। याद रखिएगा, पेंटिंग कला है, सिक्किम राज्य की पेंटिंग कला है थंगका। याद रखिएगा, थंगका सिक्किम राज्य की, ये है थंगका, ये थंगका है, सिक्किम राज्य के पेंटिंग कला है। अगर बिहार का पूछा जाए तो बिहार का है मधुबनी। मधुबनी जो पेंटिंग कला है, पेंटिंग कला जो है मधुबनी, वो बिहार का है। जबकि अगर पूछा जाए पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल का जो पेंटिंग कला है उसका नाम है कालीघाट। इसको भी याद रखिए, कालीघाट पेंटिंग जो है पश्चिम बंगाल की पेंटिंग है। और चित्रपट जो है या इसको पत्र चित्र भी कहा जाता है, पत्र चित्र जो पेंटिंग है ये है उड़ीसा का। तो उड़ीसा का जो पेंटिंग कला है पत्र चित्र है। जबकि अगर सिक्किम का है तो वो थांगका है। और पश्चिम बंगाल का जो है, तो पश्चिम बंगाल का याद रखिएगा कालीघाट है और बिहार का मधुबनी है, तो इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? देखिए, जो संविधान तैयार हुआ बन के, तो संविधान को लिखा किसने था? सुलेखक कौन थे? संविधान के सुलेखक कौन थे, यानी कैलीग्राफर कौन थे? कैलीग्राफर या सुलेखक कौन थे? तो संविधान के जो सुलेखक थे, कैलीग्राफर थे, वो थे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजदा, संविधान के कैलीग्राफर थे। जबकि ड्राफ्टमैन की बात किया जाए, यानी मुख्य रचयिता, यानी ड्राफ्टमैन, संविधान के ड्राफ्टमैन कौन थे? एस.एन. मुखर्जी थे। एस.एन. मुखर्जी ड्राफ्टमैन थे। और कैलीग्राफर कौन थे? तो श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा उसके कैलीग्राफर थे संविधान के। जबकि संविधान को सजाया संवारा किसने था? तो ये नंदलाल बोस थे। तो इसका सही आंसर है श्री नंदलाल बोस। श्री नंदलाल बोस ने संविधान को संवारा था, सजाया था, इस बात को भी याद रखना है। प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी जो थी वो थी प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त की शादी जो हुआ था कुबेर नागा से हुआ था। कुबेर नागा से हुआ था। तो कुबेर नागा की पुत्री थी प्रभावती गुप्त थी। और प्रभावती गुप्त जो थी, इसने शादी किया था वाकाटक के राजा से, वाकाटक वंश के शासक से शादी किया था इन्होंने, जिसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय से इसने शादी किया था प्रभावती गुप्त। और एक इसकी पुत्री थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही एक उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य का। इसको याद रखिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इन्हीं की पुत्री का क्या नाम था? प्रभावती गुप्त नाम था। प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से शादी किया था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का किसने बनवाया था? तो ये कुमारगुप्त ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसको भी याद रखिएगा। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनके दरबार में कालिदास रहते थे। जो प्रसिद्ध विद्वानों में कालिदास शामिल थे। ब्राह्ममिहिर थे, धन्वंतरी थे,
तो ये प्रमुख विद्वान थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, तो इनको भी याद रखिएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी हो और पब्लिक सेक्टर भी हो, तो वैसी अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड अर्थ इकोनॉमी कहते हैं या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जालियांवाला बाग हत्याकांड या जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद। जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था ये 3 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसी के कारण गुस्से में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था। जो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड मिला था ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1915 में दिया गया था और इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के आक्रोश में इस नाइटहुड को वापस कर दिया था, रिटर्न कर दिया था। ये भी याद रखिएगा कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, उसका नाम था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी का गठन किया गया था किसके लिए? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। तो इस चीज़ को याद रखना है। जो लाला लाजपत राय पर पुलिस लाठीचार्ज हुआ था ये डेट याद रखिएगा, कई बार ये डेट पूछा गया है। तो ये 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज किया गया था पुलिस के द्वारा साइमन कमीशन के विरोध करने के कारण। साइमन कमीशन के विरोध करने के कारण तो साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय और उनके सहयोगियों के द्वारा, तो उस समय लाठीचार्ज किया गया। 30 अक्टूबर 1928 की ये घटना है, तो इसको याद रखिएगा। साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में, इसको भी याद रखिएगा। बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन को याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, 1905 में किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। जो कामागाटा मारू प्रकरण है यह 23 मई 1914 को हुआ था और कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था, वैंकूवर में हुआ था। वैंकूवर में हुआ था, तो इसको भी याद रखना है। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। डेयरी उत्पादन को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, या इसी को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहा जाता है या ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ये दूध उत्पादन से या डेयरी उत्पादन से संबंधित है। अगर यहीं से पूछा जाए कि ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जनक कौन है, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। जो वर्गीस कुरियन थे ये केरल के रहने वाले थे, इसको भी याद रखिएगा। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? डेयरी उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, अब पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जबकि अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो अगर भारत की बात की जाएगी तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन हैं। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। बांग्लादेश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। जो आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक का जो संकेत होता है AS होता है, तो AS याद रखना है, आर्सेनिक है। और इसका जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या इसकी जो होती है
वो होती है 33। आर्सेनिक की परमाणु संख्या होती है 33। आर्सेनिक का जो कौटिल्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में आर्सेनिक का वर्णन किया है, और किस नाम से किया है तो ये नाम भी याद रखिएगा। आर्सेनिक को इन्होंने हरिताल कहा है। हरिताल नाम से आर्सेनिक का उल्लेख किया गया है। आर्सेनिक का उल्लेख किया गया है कौटिल्य के द्वारा उनकी किताब अर्थशास्त्र में। प्राचीन काल में आर्सेनिक का जो उपयोग होता था वो पुस्तकों में जो अशुद्ध लेख को मिटाने के लिए प्राचीन काल में आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता था, तो इसको भी याद रखिएगा। केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? तो जो केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान है यह लोकटक झील में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, लोकटक झील में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर की एक झील है, मणिपुर की फेमस झील है, और इसको लोकटक झील को अगर कहा जाए तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की झील जो है वो है लोकटक झील है। लोकटक झील में फूमडिस पाए जाते हैं। देखिए ये है फूमडिस, जिस पे घर बन जाता है। ये फूमडिस जो वनस्पति या सड़ गल जाती है तो एक तरह से वो उस पर घर बनाया जा सकता है, तो इसीलिए उसको फूमडिस कहा जाता है वो स्थानीय भाषा में। तो फूमडी मिलते हैं लोकटक झील में। लोकटक झील में एक बहुत ही प्रसिद्ध जानवर मिलता है, संगाई हिरन प्रजाति मिलती है। संगाई हिरन मिलता है। संगाई हिरन जो है भूरे सिंग वाला हिरन है। संगाई हिरन है, भूरे सिंग वाला हिरन है, और इसको डांसिंग डियर कहा जाता है। डांसिंग डियर, तो इसको भी पूछा गया है डांसिंग डियर कहाँ पे पाया जाता है, तो लोकटक झील में पाया जाता है। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। इसको भी याद रखना है, लोकटक झील को याद रखना है। और लोकटक झील जो केबुल लामझाओ है ये विश्व का पहला फ्लोटिंग पार्क है, तैरता हुआ पार्क है। इसको भी याद रखना है। विश्व का पहला तैरता हुआ पार्क कौन है, तो ये है केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये लोकटक झील में स्थित है, मणिपुर में जो स्थित है, तो इसको याद रखना है। जो लोकटक झील है इसको 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, तो इसको याद रखना है। रामसर स्थल घोषित किया गया था, तो इसको भी साथ में याद रखिएगा। बुलर झील जो है, बुलर झील किस राज्य में स्थित है या कहाँ पे स्थित है, तो ये बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरीज है, यानी ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में बुलर झील स्थित है, और यह एक ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की झील है। और जो इस झील का जो पानी कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये भी याद रखिएगा। इस झील का स्रोत जो है वो झेलम नदी है। इस झील का स्रोत कौन है, झेलम नदी है। झेलम नदी से इसको पानी प्राप्त होता है, बुलर झील को, तो इसको याद रखना है। और बुलर झील में ही एक छोटा सा द्वीप है, उस द्वीप को भी याद रखिएगा। उसका नाम है जेना लैंक उस द्वीप का नाम है। तो जेना लैंक जो द्वीप है वो बुलर झील में ही स्थित है। और बुलर झील का पुराना नाम कई बार पूछा गया है, तो इसका पुराना नाम जो है वो महापद्मसर है। महापद्मसर इसका पुराना नाम है। तो महापद्मसर किस झील का पुराना नाम है, तो बुलर झील का पुराना नाम है। जो कोलेरू झील है ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है, तो इसको भी याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है कोलेरू झील। जबकि डल झील जो है ये भी श्रीनगर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील स्थित है। और डल झील का भी पुराना नाम कई बार पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा। इसका पुराना नाम जो है महासरित है डल झील का पुराना नाम। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 12वां शिलालेख जो है धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। इसमें देखा जाए तो जो द्वितीय शिलालेख में
जो दक्षिण भारत के राज्य, कुछ राज्य हैं जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र आदि राज्यों का उल्लेख मिलता है। आदि दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख मिलता है। किसमें? तो द्वितीय शिलालेख में उल्लेख मिलता है। जबकि जो 13वां शिलालेख है, 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। जबकि 11वें शिलालेख में धम्म का उल्लेख मिलता है। 11वें शिलालेख में धम्म का उल्लेख मिलता है। अगर पूछा जाए कि प्रथम शिलालेख में क्या मिलता है, तो प्रथम शिलालेख में याद रखिएगा, इसमें पशुवध को प्रतिबंधित किया गया है। प्रथम शिलालेख में पशुवध को प्रतिबंधित किया गया है। प्रथम शिलालेख में पशुवध को प्रतिबंधित किया गया है। जबकि 12वें शिलालेख में क्या किया गया है, तो 12वें शिलालेख में सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता विकसित करने की अपील की गई है। जो 11वां शिलालेख है उसमें धम्म का उल्लेख मिलता है। जबकि द्वितीय शिलालेख में जो दक्षिण भारत के राज्य जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र आदि का उल्लेख मिलता है। और 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, तो इसका सही आंसर है 69वां संविधान संशोधन। 69वां जो था 1991 में किया गया था। 1991 में किया गया था। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया दिल्ली को। तो ये याद रखना है, 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। जो 61वां संविधान संशोधन था 1989 में लाया गया था। इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसको याद रखना है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। जो 74वां संविधान संशोधन था, इसको याद रखिएगा, ये 1992 में लाया गया था। 1992 में 74वां संविधान संशोधन लाया गया था और इसके द्वारा 12वां अनुसूची जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें यह नगर पालिका से संबंधित है। तो इसको याद रखना है, नगर पालिका को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। जबकि पूछा जाए कि 73वें संविधान के संशोधन, ये भी 1992 में ही किया गया था 73वां संविधान संशोधन, और ये पंचायती राज से संबंधित था, ग्राम पंचायत से संबंधित था। इसको भी याद रखना है। और इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो इसको भी याद रखना है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 16 सितंबर को हर साल ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को हर साल ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखना है। और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि 30 जनवरी को याद रखिएगा शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या किया था, तो इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये डेट भी याद रखिएगा, 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। शहीदी दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह को फांसी दी गई थी, तो उनके बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। तो ये भी याद रखना है। 23 मार्च शहीदी दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो इन चीज़ों को भी याद रखना है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।